आज एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब पर चर्चा है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हिंदी सिनेमा का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव रहा है, ये इसको लेकर बड़ा एक गहन चिंतन रहा। फिल्में किस तरह से हमको उद्वेलित, आंदोलित और हमको प्रभावित करती रही हैं। भारतीय सिनेमा और भारतीय हिंदी सिनेमा की अगर खासकर बात करें तो जिस काल से शुरू हुई और जब अभी तक चलती हैं, हम कितने ज़्यादा उससे जुड़े होते हैं। इसी को एक मापदंड मानते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने एक हिंदी में पहला इंसाइक्लोपीडिया निकाला और उसी इंसाइक्लोपीडिया पर चर्चा करने के लिए हमने 3 खास मेहमानों को यहाँ पर बुलाया है। हमारे चौथे मेहमान भी संभवतः कुछ देर में हमको जुड़ेंगे। पहले मेहमानों का परिचय हम कर लेते हैं, फिर उनसे ही सुनेंगे सिनेमा साहित्य इंसाइक्लोपीडिया के इस रेलेवेंस पे। मेरे बिल्कुल दाएं जो बैठे हैं राहुल मित्रा वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर संक्षिप्त परिचय में दूं तो पत्रकार के बाद में कुछ और बीच में करियर में डैबलिंग की, जैसे कि अभी इन्होंने बताया, और पिछले तकरीबन 15 सालों से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बतौर निर्माता, बतौर प्रोड्यूसर सफल फिल्मों के निर्माता रहे हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं। और अब उसके साथ साथ एक और आयाम उन्होंने जोड़ा अपने इस बायोडाटा में कि अब अभिनेता के तौर पर भी हम उनको देखते हैं। राहुल मित्रा की जो कामयाब फिल्में हैं वो साहिब बीबी गैंगस्टर, रिटर्न, तोरबाज जो लास्ट फिल्म थी इनकी संजय दत्त की, ये फिल्में हम नेटफ्लिक्स पर यानी कि OTT पर उन सब पर देखते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। हम तालियों के साथ राहुल मित्रा का स्वागत कर सकते हैं। मेरे बिल्कुल बगल में डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव इतिहासवेत्ता, पत्रकार, फिल्म मेकर हैं और साथ ही आज की किताब के साथ में इनका जुड़ाव भी रहा है। इस इंसाइक्लोपीडिया के निर्माण में राजीव जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजीव जी वैसे भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और हमारे लिए कई फिल्में इन्होंने बनाई हैं। मेरे तीसरे मेहमान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म क्रिटिक, ऑथर अभिजीत घोष। पिछले 30 सालों से पत्रकार रहे विभिन्न पब्लिकेशंस में। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में सीनियर पद पर हैं। उनकी 3 किताबें राष्ट्रीय स्तर पर सिनेमा पर रही हैं और 3 किताबों की अगर बात की जाए तो 40 Critics बॉलीवुड, अर्धसत्य मैट हिम्मतवाला, अर्धसत्य मैट हिम्मतवाला, और साथ ही नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया के लिए भी इन्होंने काम किया है। सिनेमा भोजपुरी जी, ये 3 किताबें जो फिल्मों पर उन्होंने लिखी हैं। फिल्मों पर लंबे समय तक लिखते भी रहे हैं, तो हमने आज उनको भी आमंत्रित किया। बहुत बहुत स्वागत अभिजीत घोष का। मैं शुरुआत राजीव जी आपसे करूंगा। इस इंसाइक्लोपीडिया को आमतौर पर मानते हैं कि सिनेमा के का जो हमारे जो समाज का अंग रहता है आमतौर पर, उसको लेकर बहुत सी कोशिश की गई हैं। हमने जैसे अभी बात किया कि अभिजीत का काम रहा है या ऐसे लोगों का है। इंसाइक्लोपीडिया का रेलेवेंस कैसे आप देखते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस? सबसे पहले तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि ये आयोजन उन्होंने जो किया है वो कई कोणों से महत्वपूर्ण है। और जब हम बात एनसाइक्लोपीडिया की करते हैं तो एक बड़ा विचित्र ये तथ्य हमारे सामने आता है कि हिंदी सिनेमा की हम बात करते हैं, लेकिन हिंदी में कोई भी एनसाइक्लोपीडिया इसके पहले तक नहीं था। अंग्रेज़ी में 2 पुस्तकें एनसाइक्लोपीडिया के नाम से ज़रूर आईं, लेकिन जो पहली पुस्तक जो मेरे हाथ लगी थी वो अंग्रेज़ी की थी। उसमें करीब 250-300 एंट्रीज़ थी इसके नाम पे कि क्या क्या हिंदी सिनेमा के बारे में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और भी अलग अलग जो उसके भाग प्रभाग होते हैं। लेकिन ये पहली पुस्तक है जिसमें न सिर्फ एंट्रीज़ के मामले में सबसे अधिक एंट्रीज़ हैं, और बल्कि कई ऐसी जानकारियाँ भी सिनेमा से जुड़ी हुई हैं जो आम तौर पर हम अलग अलग जगह पे तलाशते हैं लेकिन वो हमें मिलती नहीं है। वो भी इस पुस्तक में, इस मायने में ये ख़ास है। और चूंकि मैं इसकी मेकिंग से डे 1 से जुड़ा रहा और ख़ास तौर से जो इसकी संकल्पना जो की थी, कॉन्सेप्ट जो था, इसको विजुलाइज़ किया था, वो श्री राम ताम्रकर जी ने किया था। और उनको हम लोग कहते थे कि वो चलते फिरते फिल्मों के एनसाइक्लोपीडिया थे। और ठीक ये काम पूरा हुआ है और 2014 में उनकी डेथ हुई। 13 दिसंबर राज कपूर का जो बर्थडे होता है और शैलेंद्र का जो पुण्य तिथि होती है उसके ठीक एक दिन पहले।
और मैं संजोग से उसी समय 2014 में मैं एडिटर था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में होता है भारत सरकार का, और मुझे ही वहाँ पे ही ये सूचना मिली कि ऐसे ऐसे हुआ, और उन्होंने मेरे से वो बुलेटिन मंगवाया था और उसके बेटे समय ने मेरे को ये कहा कि साहब वो तो वो कहते हैं ना कॉमा में चले गए थे। तो सिनेमा के वो इतने प्रेमी थे कि उनके कान में उनके बेटे ने कहा कि पापा वो राजीव अंकल ने वो भेजा है वो जो बुलेटिन है इफ़ी की। तो मुझे लगता है कि वो आदमी बोल तो नहीं सकता, कुछ एक्शन भी नहीं कर सकता, लेकिन वो जब कान में वो ध्वनि उनके उसमें गई होगी तो जो एक थोड़ी सी हरकत हुई उससे ये लगा कि बात उन तक पहुंच गई है, और उसके बाद फिर उनका निधन हुआ। लेकिन ये अपने आप में अनोखी पुस्तक है, इसका प्रचार प्रसार आई एजेंसी वालों ने अभी तक क्यों नहीं किया, ये मैं इनको कहूँगा कि ये करें, क्योंकि ये एक इकलौती पुस्तक है और अंग्रेजी में जो पहले आई थी उनके फिर दूसरे एडिशन नहीं आए, देर आए दुरुस्त आए, आज आ गए यहाँ पर। जी जी। तो इसकी पब्लिसिटी करें और इस पे हम लोग कुछ ये भी काम कर सकते हैं, अगर बाइलिंगुअल इसको अपन को करना है तो अगले एडिशन में वो काम भी कर सकते हैं, ताकि अंग्रेज़ी वाले भी, हालांकि इंग्लिश की भी टर्मिनोलॉजी हमने इसमें इस्तेमाल की है, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बिल्कुल। राहुल भाई, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आप एक पत्रकार, उसके बाद फिल्म मेकर, चूँकि हम आज इंसाइक्लोपीडिया की बात करें, ये एक एकेडमिक काम होता है, फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव प्रोसेस है आमतौर पर। हाउ डू यू सी अ गैप, अ काइंड ऑफ अ ब्रिज टू फिल दिस गैप? इस गैप को फिल करने के पीछे होना चाहिए, ये प्रयास किस तरह के होने चाहिए, या क्रिएटिव लोग आमतौर पर फिल्म मेकिंग में जुड़े रहते हैं और जो लिखने वाले लोग हैं वो एक अपना अलग काम करते हैं? इस पूरे संबंध को आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने राजीव जी ने कहा, पहले तो मैं वो बात दोहराऊंगा कि हिंदी सिनेमा की अगर बात करें तो ये तो हिंदी सिनेमा के ऊपर एक हिंदी इंसाइक्लोपीडिया तो खैर बहुत ही ज़रूरी था, तो पहली बात तो मैं स्वागत करता हूँ उसका, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और पब्लिसिटी तो अब हम सब आ गए हैं, तो पब्लिसिटी कैसे नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सबसे पहले मैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत यंग मित्र हैं, तो मैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं फिल्म मेकर क्यों बना। देखिए, मैं पत्रकार था टाइम्स ऑफ इंडिया में, वहाँ से मैंने शुरुआत की, और मेरा जो मेन रीज़न था पत्रकार से फिल्म मेकर बनने का, वो था कि उस समय पे जो फिल्में बन रही थी, लेकिन मैं चंडीगढ़ से, छोटे शहर से, एक ऑनेस्ट IAS ऑफिसर का लड़का, जिसको उनके पिताजी उंगली से पकड़ के माँ और अमर अकबर एंथनी और इस टाइप की फिल्में दिखाने चंडीगढ़ लेके जाया करते थे, और मैं वैसे बैठ के देखता था ये दुनिया क्या है, और कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं उसी तरह की फिल्में बनाने लगूंगा। अगर आप मेरी कोई फिल्म उठाएं, बुलेट राजा, सैफ अली खान की, अगर आपने किसी ने देखी है, 108 दिन मैंने उत्तर प्रदेश में शूटिंग करी, उसके बाद तमाम जो फिल्में शूटिंग शुरू हुई, आई वॉज द फर्स्ट फिल्म मेकर टू गेट सब्सिडी इन यूपी। तो ये वो बचपन का ड्रीम था, मल्टी स्टारर, सैफ अली खान, सोनाक्षी, बड़े सेट्स, ये वो बचपन से सब चीज़ें आई हुई हैं। तो वो कहीं ना कहीं मैं वो ढूंढ रहा था, और मुझे था कि छोटे शहरों की कहानियाँ कौन बोलेगा, कोई तो बोलना, किसी को तो बोलना चाहिए। उस वजह से मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई साहेब, बीवी और गैंगस्टर। उस समय मुझे सब ने मना किया, ये क्या कर रहे हो तुम, एक ऐसे डायरेक्टर के साथ जिसके पास कोई रिलीज ही नहीं है 10 साल से, ऐसे एक्टर्स जिनको लोग जानते नहीं हैं। लेकिन मैं सब छोड़ छाड़ के अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी लगा के मैंने वो पहली फिल्म बनाई थी उस समय। अब हम आते हैं रिसर्च पे। साहेब, बीवी और गुलाम मेरी पसंदीदा फिल्म थी, जो हम आशा करता हूँ सबने देखी हो, नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। व्हाट अ क्लासिक कल्ट फिल्म। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार आज अगर साहेब बीवी और गुलाम हो तो कैसे हो। ये मुझे इतना अंदर से ये तंग करता था ये क्वेश्चन, और मुझे इस चीज़ की दिक्कत होती थी, बिकॉज सोसाइटी ऑल्सो चेंजेस विद टाइम। यहाँ पे तो खैर मेरे इतने सीनियर और इतने जानकार बैठे हैं, ये आपको बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन अगर आप कोई भी डेकेड उठा लें, वो डेकेड उस सोसाइटी को दर्शाता है। हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे कि फिल्म सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती हैं, सोसाइटी के वो दूसरा है, वो हम कभी और के लिए रखेंगे। लेकिन हर दशक आप डेकेड को अगर उठाएं तो जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद पेट्रियाटिज्म की फिल्में, मैथोलॉजिकल उससे पहले, उसके बाद सोशल इश्यूज,
तो सोसाइटी बदलती है, सोसाइटी के साथ साथ लोग बदलते हैं, हम भी बदलते हैं। तो मुझे था कि साहिब बीवी और गुलाम कैसे होगी, साहिब होगा तो होगा लेकिन टेढ़ा होगा, और बीवी जो होगी वो बीवी आजकल की नारी होगी, कि वो ऐसा नहीं कि बैठ के रोती रहेगी कि मेरा पति नहीं आ रहा या किसी और के साथ है। शी विल गेट बैक, और वो ये पाने के लिए कुछ किसी हद तक जा सकती है। वो अपने वो उसका माइंड जो है वो वेपन है, वो उसका बॉडी जो है वेपन है, और वही उसी तरह से हमने बीवी का जो पूरा जो कैरेक्टराइजेशन थी वो उसी के ऊपर मॉडल की गई। और बेचारा गुलाम कैसा होगा, गैंगस्टर होगा। तो जैसे ही मैंने सोचा मेरे पास एक टाइटल आ गया साहिब बीवी और गैंगस्टर। मैं टेबल टेनिस का फॉर्मर स्टेट प्लेयर हूँ, तो मैंने रणदीप हुड्डा को मैच हरा के साइन किया। दैट इज हाउ आई साइंड इट। मैंने कहा इफ यू लूज दिस गेम यू आर द गैंगस्टर, लेकिन पैसे वैसे नहीं दूंगा। तो इस तरह से, तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उस पीरियड को अगर मैंने नहीं कैप्चर किया होता और नहीं चेंज किया होता सोसाइटी में, तो मेरी फिल्म ने नहीं चलना। बिल्कुल ठीक है, ये तो एक फिल्म मेकर की क्रिएटिविटी अनलीशिंग मोमेंट है। लेकिन अभिजीत, आपने जैसे किताबें लिखी हो, पिछले 30 सालों से आप इसको देख रहे हैं, हमारे इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पत्रकार डिफरेंट तरीके से सोचता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका एक तरह से कहें कि वो साहित्यिक पक्ष को लाना, हिंदी सिनेमा में जो बदलाव है उसको आप कैसे देखते हैं? पिछले अगर 30 सालों से कहें, आपकी किताब भी जैसे अर्धसत्य टू हिम्मत वाली बात है, इसकी पूरी जर्नी को आप किस तरह से समराइज़ करेंगे? देखिए, मैं जो अपनी किताब है वो 80 के दशक पे है, उसके बारे में बाद में बोलूँगा, पर आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, इसके बारे में पहले कुछ बोल देता हूँ। देखिए हमारे देश में औसतन पहले मतलब 150 से 200 हिंदी फिल्में बनती थी, और अगर सारी फिल्में मिला लें सारी भाषाओं में, तो इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग फिल्म्स, प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स एवरी ईयर। लेकिन जो फिल्म को जिस तरह से जो डॉक्यूमेंट करने का जो कल्चर है, हाँ, उसके बाद वो बहुत कम है हमारे देश में। आजकल क्या है कि हमें लगता है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ विकिपीडिया, हमें लगता है कि सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन असली चीज होता है इंफॉर्मेशन का क्रेडिबिलिटी। वो चीज तभी होता है जब उस इंफॉर्मेशन का कोई जिम्मा लेता है, और ये जिम्मा जो है विकिपीडिया में नहीं है, क्योंकि विकिपीडिया सारे सोर्सेज हैं, वहाँ से कुछ लेता है, कुछ उसमें वहाँ से वो चीज़ों को डालता है। आप अगर, और आजकल क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, चूंकि विकिपीडिया सब लोग देखते हैं, इसीलिए विकिपीडिया का सच असली सच बन जाता है। लेकिन एक किताब जो छपी है, जिसमें लोगों ने अपना नाम दिया है, उसका जो एक क्रेडिबिलिटी है वो डिफरेंट लेवल पे है। और इस तरह से हिंदी सिनेमा को इस किताब की ज़रूरत थी, हिंदी सिनेमा के चाहने वाले, देखने वाले को इस किताब की ज़रूरत थी। एक तो मैं ये कहूँगा। दूसरी बात यह है कि इंडियन सिनेमा पे 2 इंसाइक्लोपीडियाज आई हैं, ऐसा नहीं है। एक आशीष राजाध्यक्ष और पॉल विलमन की किताब है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से है, वो इंडियन सिनेमा पे है, वो काफ़ी अच्छी किताब है, और 90s में आई थी, और अभी भी उसको सबसे अच्छा किताब माना जाता है इंडियन ये। और एक सैबल चटर्जी की भी किताब है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ये हिंदी सिनेमा। लेकिन ये हिंदी सिनेमा पे हिंदी में किताब, इसका एक अलग महत्व है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आजकल बहुत सारी किताबें छपती हैं, और आजकल एक पब्लिशिंग बूम है जो हम देखते हैं, जिसमें अगर आप चले जाएं किसी भी, अभी एक बुक फेयर लगा हुआ है, किसी भी पब्लिशिंग हाउस में चले जाएं, आपको वहाँ पे इस साल लिखी हुई या पिछले साल लिखी हुई 4 या 5 किताबें आपको मिल जाएंगी। जो नहीं, हर साल कम से कम 40-50 अंग्रेजी, सिर्फ हिंदी सिनेमा पे किताबें छप रही हैं। लेकिन ये जो काम है ना, ये वो क्या होती है, वो बायोग्राफीज होती हैं, अधिकतर बायोग्राफीज होती हैं, क्योंकि बायोग्राफीज बिकती हैं। ये जो काम है, ये बड़ा काम है। आपने बड़े स्टार्स की होती हैं, और एक इंडस्ट्री जो है सिर्फ बड़ा स्टार नहीं बनाता, स्टार तो चेहरा होता है। जिस तरह से गाना जो हम गाते हैं, उसमें गाने वाला तो सिर्फ एक चेहरा होता है, लेकिन उसको कोई लिखता भी है, उसका कोई संगीत भी देता है। और फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें टेक्नीशियन का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ फिल्म के स्टार्स के नाम से इंडस्ट्रीज को जानते हैं, और फिल्म जानते हैं और स्टार को जानते हैं। लोग डायरेक्टर्स को नहीं जानते, प्रोड्यूसर्स को नहीं जानते, जबकि इनका महत्व जो है किसी भी फिल्म के बनाने में एक स्टार से ज़्यादा होता है। बिल्कुल।
इनके बिना तो फिल्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये लोग एक्टर्स तो बाद में आते हैं, सबसे पहले तो प्रोड्यूसर आता है, डायरेक्टर आता है। वो फिल्म का एक पूरा एक खाका बनाते हैं, कहानी से क्या कहानी होनी चाहिए, कैसा संगीत होना चाहिए, वो बनाते हैं। एक्टर्स तो काम करते हैं, चले जाते हैं, पर चूंकि हम पर्दे पे एक्टर्स को देखते हैं, इसलिए हम सिर्फ एक्टर से फिल्म को जोड़ते हैं। और इस तरह की किताब ने सिर्फ एक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे, इसमें प्रोड्यूसर्स भी के बारे में है, राइटर्स के बारे में है, म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में है, लिरिसिस्ट्स के बारे में है, सबके बारे में है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण किताब है। और उसके अलावा फिल्म से जुड़े हुए काफ़ी टर्म्स जो हैं वो भी उसके बारे में भी है। जैसे कि एक टर्म है मैरिड प्रिंट। मैरिड प्रिंट, मैरिड प्रिंट किसको कहते हैं? जैसे जब आप फिल्म की शूटिंग कर लेते हैं तो फिल्म में उस प्रिंट में साउंड नहीं होता, बाद में एडिटिंग के बाद में वो साउंड जोड़ा जाता है। तो जो साउंड जब तक जुड़ता नहीं है वो अनमैरिड प्रिंट होता है, और वो उसके पहले मैरिड प्रिंट। तो इसका भी मीनिंग इसमें बताया गया है। टेक्नोलॉजी के साथ ये सब चीजें बदल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि हम किस तरह से थे, हम कहां से कहां पहुंचे हैं। तो ये इस किताब के बारे में। और एक छोटा सा बात और, मैं वो 80, चूंकि मैंने 80 के दशक पे काम किया है, और वो मेरी किताब जो है वन अर्धसत्य में हिम्मत वाला 80 के दशक के बारे में है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिनेमा जो है का जो कोर कंटेंट है ना, वो उस दशक में क्या हो रहा है ये डिसाइड करता है एक तरह से। अब देखिए 1980s में जब बहुत ज़्यादा पायरेटेड फिल्म्स आने लगी, पहली बार VCR और पायरेटेड फिल्म्स आती हैं, पहली बार ODI क्रिकेट जो है ना वो बड़ा होता है, 1983 में वर्ल्ड कप जीतते हैं, पहली बार टेलीविजन में स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स आते हैं। तो ये सब जो चीज़ें आती हैं, इससे फिल्मों का जो कंटेंट है ना वो चेंज हो रहा है। MTV आ रहा है 1981 में, तो किस तरह से डांसिंग स्टार का प्रादुर्भाव हो रहा है। मिठुन 80s में आते हैं, 70s में उनकी कुछ फिल्में हैं, लेकिन 80s में डिस्को डांसर से उभर रहे हैं। 86 में जो है वो क्या कहते हैं, गोविंदा आते हैं। तो गाने जो हैं अगर आप देखें उसमें भी थिरकन ज़्यादा अब आने लगी है। पहले मेलोडी पे एम्फोसिस था, गाना हम सुनते थे। 80s में पहली बार हम थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे, चूंकि डिस्को म्यूजिक भी आ रहा है उस समय, इसलिए लोग सिर्फ गाना सुन नहीं रहे हैं बल्कि गाने को देख रहे हैं। तो डांसिंग स्टार का प्रादुर्भाव होता है। तो समाज और सिनेमा दोनों में एक बड़ा मतलब क्लोज रिलेशनशिप है, और ये सिनेमा दर्शाती है। लेकिन एक सवाल और इसमें थोड़ा सा जोड़ूंगा, क्या लेकिन ये इस पर सीरियस काम उतना हुआ सिनेमा के लेखन पर खासकर? मतलब फिल्में बनना एक अलग इशू है, लेकिन इस तरह की चीज़ें, उसका जो इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर, उसको लेकर लेखन के क्षेत्र में इतना काम हुआ है? अच्छा, अर्नब आ गए। अर्नब प्लीज, हमारे चौथे गेस्ट अर्नब फाइनली, थैंक यू जी। नहीं, हमारे देश में जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। आपके जो किताब का जो लास्ट पेज है उसमें अच्छा खासा काम किया है लोगों ने, और जो काम किया है ये पहले के ज़माने के में 60s, 70s, 80s, 90s, उस ज़माने में ज़्यादा सीरियस काम हुआ है। फिरोज़ रंगून वाला जैसे थे, उनका आप काम देखिए, बहुत ही काम है। VD गर्गा, उनका काम देखिए, बहुत से लोगों ने किया है। एक कानपुर में रहने वाले हैं हरमिंदर सिंह हमराज, उन्होंने उस ज़माने में जबकि इंटरनेट नहीं था, घूम घूम के जा के हर फिल्म्स के जो गाने हैं, वो फिल्म के जो गाने का जो पब्लिसिटी बुकलेट होता है उसमें से निकाल के उस फिल्म के कौन संगीतकार थे, कौन गायक थे ओरिजिनल, वो उन्होंने 5 वॉल्यूम्स में निकाले हैं। ये मतलब ये मील का पत्थर का काम है, और मुझे लगता है कि उनको जितना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। तो काम लोगों ने किया है, लेकिन और काम होना चाहिए, और इस तरह का काम और भी होना चाहिए। ये थोड़ा सा मैंने प्रवोक करने के लिए आपको किया कि हम बता सकें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जैसे BD गार्गा का कलेक्शन हमारे पास है, हिंदी इंसाइक्लोपीडिया पे जो काम हुआ वो उसके लिए आज हम बैठे ही हैं। हमारे साथ में हमारे एक सहयोगी हैं, इकबाल रिजवी हैं, ये सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, सिनेमा से जुड़े रहे हैं। इन्होंने भी पिछले कुछ समय में किताबें निकाली हैं। हिंदी फिल्मों में पोस्टरों का क्या रेलेवेंस था, उसको लेकर इनकी एक किताब है। गांधी और सिनेमा को लेकर इनकी एक किताब है, जिसको मैं चाहूँगा कि अगर इकबाल जी वो किताब ले भी आए तो अपने हम दर्शकों की उसकी प्रति भी दे पाएंगे। इस तरह के काम किए हैं, और पोस्टर, हिंदी फिल्मों पे पोस्टर, जी बिल्कुल। ये एक जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं और जो लोग संभवतः हमारी इस चर्चा को देख पाएंगे वो उसके लिए
ये प्रोसेस के आगे की कहानी आप कैसे देखते हैं? मतलब ये जो कठिनाई शुरुआत में होती है, क्योंकि थोड़ा मैंने ये देखा कि आमतौर पर लोग इस पर चर्चा करते हैं लेकिन इसको आम लोग भी देखें हैं, और इस पूरे इतिहास को जिसको कंपाइलेशन में आपकी भूमिका रही है उसको आगे और कैसे ले जाया जा सकता है? ये जो किताब है आप देख रहे हैं, हिंदी सिनेमा एनसाइक्लोपीडिया, ये वास्तव में मूल जो इसका कॉन्सेप्ट है वो हमारे सबके सीनियर भाई श्री राम ताम्रकर जी, अब तो वो नहीं रहे, उनको हम लोग कहते थे कि वो चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे फिल्मों के, और कुछ भी उनको आप पूछिए, कहीं से भी पूछिए, और रीजनल सिनेमा के बारे में पूछिए, तो वो आपका सवाल ख़त्म नहीं हुआ कि उनका जवाब सामने होता था। वो इस तरह के जानकार थे। तो मेरा ख्याल है कि हम तो पहले से उनको एक दूसरे को जानते थे। 2010 या 11 में उनका फ़ोन आया मेरे पास कि राजीव जी मैं चाह रहा हूँ कि एक हिंदी सिनेमा की हिंदी में एनसाइक्लोपीडिया हो। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा जटिल काम है और बड़ा वृहद काम है। तो वो हंसने लगे, बोले कि मैंने आपको संपर्क इसीलिए किया, मैं पहले व्यक्ति आप हैं जिनको मैं ये फ़ोन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। बोले कि भाई अगर आप इसके लिए मेरे साथ जुड़ते हैं तो फिर मैं ये काम शुरू करूँगा। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों? बोले कि नहीं, वो मुझे पहले आपकी हाँ चाहिए, अगर आप हाँ कहेंगे तो ये काम करूँगा, नहीं तो ये फाइल मेरी बंद हो जाएगी। तो मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा नहीं, फाइल मत बंद कीजिए, मैं हाँ कहता हूँ। तो उसके बाद जब ये काम शुरू किया उन्होंने, तो मैं पहला व्यक्ति था, और उसके बाद श्याम माथुर जयपुर के, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उनके खुद के बेटे समय ताम्रकर, वो तो इससे जुड़े ही रहे, और भी कई लोगों को जोड़ा। लेकिन मेरा इंदौर आना जाना सिर्फ इसी वजह से होता था, और वो बड़े आश्चर्यचकित होते थे कि राजीव जी बाकी जो हमारे 3-4 सहयोगी हैं वो उतने एक्टिव नहीं है, आप तो मतलब जब भी कुछ होता है तो महीने में एक चक्कर तो आप इंदौर का लगा ही लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये काम ऐसा है और आपने चूँकि मुझ पर विश्वास किया है तो मेरा दायित्व है और मेरा कर्तव्य है कि मैं इसमें पूरा अपना बेस्ट दूं। और इसके बारे में आप ये देखिए कि जो फिल्मों से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है, आप सोचेंगे भी कि भाई ये टेक्नीशियन का जो फील्ड है इसके बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा। राधू कर्माकर का सब नाम जानते हैं, लेकिन उसके पहले के भी, जैसे माथुर साहब जो सबसे बढ़िया फोटोग्राफर, जिन्होंने मुगले आजम फिल्म आर.डी. माथुर ने वो फोटोग्राफ की थी। तो इस तरह के लोगों का, प्रोमिनेंट लोगों का तो नाम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग जो छोटे स्तर पे हैं या जिनका काम छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है, वो भी इस पुस्तक में दर्ज है। म्यूज़िक का जो फील्ड है, म्यूज़िक में कौन लिरिक राइटर है, कौन म्यूज़िक डायरेक्टर है, सिंगर क्या है, कब उसको क्या अवार्ड मिला, बल्कि ये 2018 में ये पब्लिश हुई है, इन्होंने IGNC वालों ने छापी है। तो ये 14 में हमने कंप्लीट कर दिया था। तो 14 में कंप्लीट कर दिया था, तो 18 में जब आ रही थी तो फिर हमने ये कहा कि साहब 18 तक का जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो इसमें इंक्लूड करें, क्योंकि हमने तो 2014 के हिसाब से तैयार किया, तो वो सारे के सारे उसमें अपडेट किए गए हैं। अमिताभ साहब की जो उस समय की जो लेटेस्ट फिल्म थी वो भी हमने इंक्लूड किया, बाकी लोगों को जो अवार्ड उस समय जो मिला था वो सब हमने किया, और इवन जो जितने भी दादा साहब फाल्के और भी जो बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड, नेशनल अवार्ड, ये सब हैं, तो इनकी भी अलग से उसको हमने चैप्टराइजेशन किया हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पुस्तक में मिली। और अभी इन्होंने जो जिक्र किया था कि 2 किताबें इसके पहले एनसाइक्लोपीडिया की अंग्रेज़ी में आई हैं, बिल्कुल आई हैं और वो मैंने देखी भी हैं, लेकिन एंट्रीज़ के नाम पे इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है, और उस किताब में सिर्फ 250 एंट्री हैं। फिर बाद में जो दूसरी किताब आई है उसमें मेरे ख्याल से 500 या 600 एंट्रीज़ हैं, और इसमें हमने 1250 प्लस एंट्रीज़ हैं, और वो अलग अलग जिस प्रभाग को हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अच्छा इनका भी कुछ रोल होता है, बल्कि कहीं पे आप लोकेशन देख रहे हैं, साइट देख रहे हैं, जैसे अभी हमको मित्रा साहब बोल रहे थे, राहुल जी, कि भाई ठीक है, आप आजकल के समय में तो इजी है कि आप लोकेशन ढूंढ सकते हैं और आपको पता है, आपके टिप्स पे है कि भाई ये है, लेकिन पहले लोग कैसे क्या करते थे उस बारे में भी इसमें जानकारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साइलेंट मूवी जब बनती थी उसका कोई कैटलॉग नहीं है, उसके बारे में भी हमने इसमें बात की है, और उस ज़माने के बारे में कि साइलेंट मूवी कब होती थी। एक वर्मा साहब हैं, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ, देहरादून के, अब नहीं रहे, वो देवानंद साहब के सेक्रेटरी हुआ करते थे किसी ज़माने में, तो उन्होंने उस पर काम किया था
साइलेंट मूवीज़ पे, तो उससे हमको काफ़ी इनपुट्स मिले। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी कुछ लेके और इसको एक लिटरेचर का भी रूप दिया है। बिल्कुल। हमारी इस कोशिश को कि हमने हिंदी सिनेमा की जो पहली इंसाइक्लोपीडिया है, सिनेमा की बातें चूंकि बहुत करते हैं लोग, हर व्यक्ति जुड़ा होता है, लेकिन इस प्रयास पर एक फिल्म राइटर, क्रिटिक के तौर पर आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा देर से आने के लिए। मुझे बेहद खुशी है कि ऐसी किताब आई है जिसमें इतना सारा ट्रिविया है जो कि हम ढूंढते रहते हैं, और हमें मालूम है कि इंटरनेट पे सब कुछ सच नहीं होता है। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है, चाहे सिंगर हो चाहे एक्टर हो, तो और वो एक बार लिखी गई तो लिखी गई। तो मुझे लगता है कि ऐसी एक इतनी डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव एक किताब बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं छोटे छोटे शहरों में जाता हूँ जहाँ मैं फिल्म एप्रिसिएशन करता हूँ, तो वहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ी पढ़ तो लेते हैं हम, लेकिन अंग्रेज़ी में लिख नहीं पाते हैं या इतनी अच्छी समझते नहीं हैं। तो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए मुझे लगता है बहुत ही एक महत्वपूर्ण किताब होगी है। राहुल जी, आपने अपनी बात पूरी बताई थी कि किस तरह से फिल्मों पे आना, फिल्मों के पीछे की जो कहानी होती है, ये आजकल आमतौर पर डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर शायद ये भी ज़रूरी है कि फिल्म के साथ साथ इस तरह का साहित्य भी आ जाए, क्योंकि सफल फिल्में आपने भी बनाई हैं। पर मेरा सवाल इसके साथ से ये भी है कि नरेटिव की बात चूँकि कर रहे थे कि किस तरह से चीज़ें जाती हैं और जानी चाहिए, क्या इसमें हिंदी इंसाइक्लोपीडिया भी एक अपनी या इस तरह की जो साहित्य, इस तरह का जो किताब है, वो भूमिका निभा सकता है? बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है और निभाएगा। मैं पहले, जैसे अभी अर्नब ने कहा कि ट्रिविया इतना इम्पोर्टेंट होता है, ट्रिविया का हालांकि मतलब कुछ और है, लेकिन मैं ट्रिविया को बहुत अहमियत देता हूँ। मैं 6वीं 7वीं कक्षा में था और मेरी लड़ाई हो गई सॉकर फील्ड पे। किस वजह से? क्योंकि एक मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे कहा कि अमरीश पुरी का छोटा भाई ओम पुरी है। तो मैं लड़ने लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने स्टार्टस में या किसी मैगजीन में पढ़ा है। तो कहने का मतलब है कि फैक्ट्स जब हमें नहीं मालूम होते हैं तो उसके लिए कोई कहीं रेफर करने को, तब तो इंटरनेट भी नहीं होता था। और जैसे अभी कहा यहाँ पे मंच में कि इंटरनेट में सब कुछ सही नहीं होता है, तो सबसे पहले तो एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स बहुत ज़रूरी है। अब स्टोरी टेलिंग की जब बात करें, अभिजीत बात कर रहे थे कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो फिल्म के हर डिपार्टमेंट में क्या हो रहा था, उस समय क्या हो रहा था, उस समय सोसाइटी में क्या हो रहा था। देखिए, जब हम बतौर फिल्म मेकर, अगर मैं कुछ कमीशन करता हूँ या राइटर्स रूम करता हूँ या मैं कुछ नया बनाना चाहता हूँ, अगर तो वो हिस्टोरिकल पीस है या वो कोई बायोपिक है, तो फिर तो बैकबोन उसका रिसर्च ही होगा, अदरवाइज वो फिल्म मतलब कोई नहीं देखने जाएगा। तो इसलिए आप देखिए, ऑडियंस को क्या पसंद आता है, क्या पसंद नहीं आता है, कोई नहीं जानता ये। कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ फिल्म, अ गुड फिल्म एंड अ बैड फिल्म। और गुड फिल्म वही है जो लोगों को इंगेज कर सके, लेकिन वो इमोशनली इंगेज करने के लिए हिस्टोरिकली फैक्ट्स तो करेक्ट होने चाहिए। वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो आप क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएट करने के या रिक्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए फैक्चुअली तो राइट होना चाहिए। अब जैसे अभिजीत की किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप सब लोग पढ़िए, मैं तो बहुत प्रशंसक हूँ उनकी किताब का। इन्होंने क्या किया कि ऐसी डेकेड को चूज किया जो बहुत ज़्यादा पसंदीदा डेकेड नहीं है फिल्म लवर्स के लिए, क्योंकि गोल्डन पीरियड ख़त्म हुआ था और 80s में कंप्लीट कंफ्यूजन, डिसरप्टिव डेकेड थी वो, जैसे आपने कहा है। तो कुछ भी डिसरप्टिव अगर हो, डिसरप्टिव का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि वो एक जो पिछला समय चला गया और जो अगला आने वाला है, उसके बीच में एक दीवार बन जाता है। तो इन्होंने जिस तरह से उसको जक्सटपोज किया विद द प्रिवेलिंग सोशल नॉर्म्स, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कैसे अमिताभ बच्चन आते हैं। आप किताब पढ़िए, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता, क्योंकि इतनी बेहतरीन जिस तरह से इन्होंने उन चीज़ों को पेश किया है। देखिए, आप अगर एक स्टैंड अलोन कोई भी चीज़ ले लें या सीन ले लें या एक फिल्म ले लें, फिर उसके ऊपर बात करें, अरे यार वो ऐसा हुआ था, ऐसे थे, आर.डी. बर्मन घर बैठ गए थे, 80 के दशक में ऐसा हुआ था। आर.डी. बर्मन घर बैठ गए थे, अमिताभ बच्चन चल नहीं रहे थे, श्रीदेवी आ चुकी थी, थंडर थाइज, उनको टाइटल मिल चुका था, गोविंदा 150 फिल्में साइन करके 50 फ्लैट ले रहा था, ऐसा हम सुनते थे। मैं भी जब फिल्म इंडस्ट्री में आया पहली दफ़ा, और मेरे मतलब कभी मैं डैनी साहब के पास बैठा हूँ, कभी जैकी श्रॉफ के पास बैठा हूँ, क्योंकि मेरी ये नई जिंदगी थी।
और उनसे उनकी ज़ुबानी सुनना कि भी वो कैसे हुआ था, ये क्या। तो मैं एक तरह से फैक्ट चेक कर रहा था बचपन से, जो भी मेरी चीज़ें थी। राज बब्बर साहब को मैंने कास्ट किया साहिबी भी गैंगस्टर 2 में, सुहा अली खान के फादर। मैंने कहा मैं साइन तो बाद में करूँगा, पहले मुझे 5 चीज़ों के बारे में बताओ। और बारे में सुनी है, और मैंने वो हंस के, और सुबह 5 बजे छोड़ा उन्होंने मुझे अपने महादेव कोठी से, कहते आज राहुल आपने सारा कुछ मेरे से उगलवा लिया। सो कहने का मतलब है वो ये फर्स्ट हैंड अकाउंट्स है, फर्स्ट हैंड अकाउंट्स। जब तक आपके पास फर्स्ट हैंड अकाउंट्स नहीं है आप कैसे मान लेंगे। मैं 5-10 ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मुझे लोगों ने कहा कि अरे वो उसमें उसका फंड था, तुम्हारी इस फिल्म में ये था। वो फैक्ट्स नहीं है, लेकिन लोग बातें करते हैं। फैक्ट तो मैं ही बता पाऊंगा ना अपने, जो 13-14 फिल्में मेरे हाथों से गुजरी हैं पिछले 13-14 सालों में, उसके बारे में तो मैं ही बता पाऊंगा, या जो लोग मेरे करीबी लोग हैं वो बता पाएंगे। सो कमिंग बैक टू दैट, यू नीड टू, मेरे से जो कॉन्टेक्स्ट है उसके ऊपर बहुत फोकस होना चाहिए और होता है, और तभी इंसाइक्लोपीडिया का बहुत बड़ा रोल है, कंसेप्चुअलाइजिंग द नैरेटिव। ओके, एक सवाल मेरा इससे पैदा होता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू डॉक्यूमेंट द इंटायर, इफ वी से और इफ वी सेगमेंटाइज इन अ डिकेड्स फ्रॉम द बिगनिंग 30s 40s से लेकर और मान लीजिए 24 तक है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। और आपने मान लीजिए कुछ एक इरा कुछ हुआ, बीच का एरा की बात राहुल करते हैं कि बड़ा अंडरवर्ल्ड की बातें होती हैं, एक डिस्कनेक्ट भी था। अब तो वो दौर है कि फिल्मों का बायकॉट का ट्रेंड ट्रेंड करता है। हिंदी सिनेमा के इस पूरे आयाम को कितना डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत है और कितना हो रहा है? ज़रूरत तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है कि आप जब तक किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट नहीं करोगे, हाउ डू यू प्रिजर्व इट। और डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है, सिर्फ नहीं है कि आपने रैंडम फैक्ट्स उठा के डाल दिए। उसका मतलब है कि उसको हर एरा उसको उसके सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में समझना। उसके बिना आप 50s में जैसे था, आप देखिए, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1950s में हमारी सारी जो फिल्में थीं वो आप उसमें दुख कुछ ज़्यादा था। अब वो ज़माना थोड़े दुख का था और फिल्में ब्लैक एंड वाइट थी, तो हम उस तरह की फिल्में बनाते थे। और अगर आप देखें तो जो गाने हैं, हाँ, उसको भी अगर आप देखें ज़्यादातर वो दुख वाले गाने ज़्यादा हैं। 60s में पहली बार धीरे धीरे कलर आना शुरू होता है, और जब कलर आता है ना, तो जो अभिजात्य वर्ग है, जो अपर मिडिल क्लास है, उसका जो लाइफस्टाइल है वो लोग दिखाने लगते हैं। तो गाने जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा ये जो है कश्मीर में जाने की शूटिंग, हाँ, उसके बाद विदेश में जाने की शूटिंग, थोड़ा रोमांस आ जाता है। रोमांस इन अ लाइवलियर एंड लाइटर वे, इन अ मोर कलरफुल वे। पहले भी 50s में भी गाने हैं उस तरह से, खुशी के गाने हैं, ऐसा नहीं है, खुशी के गाने हैं, बहुत सारे खुशी की फिल्में भी हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर एक लार्जर मूड ऑफ द डिकेड की बात कर रहा हूँ। 60s तो 50s और 60s में वो एक फंडामेंटल फ़र्क है। उसी तरह से 80s में आते ना, 80s इन अ सेंस इज़ अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। हाँ, सिर्फ पॉलिटिकली आप देखो, पॉलिटिकली क्या हो रहा है। 80s में ऑलरेडी देखिए असम स्टूडेंट मूवमेंट्स चल रहे हैं, आप पंजाब एक्सट्रीमिज्म वहाँ पे बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। 89 तक आते आते कश्मीर, हाँ, वहाँ पे मिलिटेंसी वो भी शुरू हो रहा है। इट इज़ एन अनयूजुअल पीरियड। उसके अलावा भी देश का आइडियोलॉजिकल एक शिफ्ट हो रहा है लेट 80s तक आते आते, वहाँ भी एक आप चेंजेस देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपके फिल्म्स में भी रिफ्लेक्ट करेंगी। आप और ये जो क्राइसिस है हिंदी फिल्म्स का, वो थिएटर का भी क्राइसिस है। लोग अगर सिनेमा हॉल में नहीं जा रहे हैं, मिडिल क्लास सिनेमा हॉल में जाना छोड़ देता है, तो 70s की जो छोटी छोटी अच्छी फिल्में बन रही थी, वो जो जिस फिल्म में जैसे ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, बासु चैटर्जी खासकर, हाँ, ये 80s में भी इन्होंने फिल्म बनाई है, लेकिन 80s में इनकी फिल्मों का वो हाल नहीं रहा जो 70s में जिस तरह से इन्होंने डोमिनेट किया। धीरे धीरे जैसे जैसे 80s बढ़ता है, जैसे जैसे हम देखते हैं कि
ग्रेजुअल मिडिल क्लास फिल्म देखना छोड़ देता है, तो मिडिल क्लास के जो सेंसिटिविटी वाली जो फिल्में हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। गुलजार की फिल्मों में एक अच्छा खासा गैप है। उनका नमकीन जो था, जो उनकी बहुत अच्छी फिल्मों में से है, उसको अच्छा रिलीज नहीं मिला। तो इस कौन से नमकीन 70s नहीं 80s की फिल्म है, 80s की फिल्म है, उनको अच्छा रिलीज नहीं मिला। और ये बड़ी खुशी की बात है कि कल उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। हाँ, ज्ञानपीठ अवार्ड उनको मिला है। तो फिल्म जो है ना, हर तरह से मतलब जैसे सिंगल स्क्रीन थिएटर में एक क्राइसिस हो रहा है, क्योंकि लोग नहीं जा रहे हैं। उसको लेके बॉम्बे में 1980s में एक बहुत बड़ा मूवमेंट भी हुआ था। पहली बार सितारे स्ट्राइक्स के 86 में एक महीने के लिए स्ट्राइक हुआ था। हाँ, स्टैक्स को लेके बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था। आजकल के फिल्म स्टार्स ज़्यादातर जो स्ट्राइक है वो ट्विटर पे करते हैं, उस समय सचमुच रोड पे आए थे और उन्होंने अपना वो काम किया था। तो इस तरह से ये जो 80s का पूरा क्राइसिस है, ये एक तरह से जो सिंगल स्क्रीन का क्राइसिस है, ये धीरे धीरे हम 90s में रिजॉल्व करते हैं। और 90s में रिजॉल्व होता है कि किस तरह से सिनेमा जो था, जो कि हम थाली एक कहते हैं ना, इसमें सब लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास चूंकि मिडिल क्लास जाना छोड़ देता है, लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा फिल्में देख रहा है, तो इनके पसंद की फिल्में हम ज़्यादा बना रहे हैं। अनिल शर्मा की हुकूमत, हाँ, अंकुश, इस तरह की फिल्में जो मैंने पहले बताया, जैसे मिठुन की फिल्में, जिसके टाइटल्स आप देखें, हिसाब खून का, गरीबों का दाता, नाम से ही पता चल जाता है कि क्या इनका कोर ऑडियंस है। और ये 90s में उसके बाद इसको रिजॉल्व करते हैं बाय द स्लो अराइवल ऑफ मल्टीप्लेक्सेस। मल्टीप्लेक्सेस में क्या करते हैं हम, जो गरीब जो है, जो हिंदी सिनेमा में हम कहते हैं कि सारे मासेस का सिनेमा था, उसमें हम मासेस को अलग कर देते हैं। अपर मिडिल क्लास जो है ना, उसके लिए हम अलग एक सिनेमा हॉल बनाते हैं। पहले का जो सिनेमा हॉल है 90s 70s 80s में जो सिंगल स्क्रीन है, उसमें हम देखें तो क्या है, उसमें रियर फ्रंट स्टॉल है। बट मैं एक इंटरजेक्शन कर रहा हूँ, मेरे थॉट है इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ। ये व्हाई डू वी लुक डाउन अपॉन द एनआरआईज फिल्म, जो ये बाइफर्केशन हुआ कि आपने अलग कर दिया, गरीब का सिनेमा अलग है। 60s में भी होता था, आप कह रहे हैं कि 60s में कलर आया, रोमांस आया, लोग कश्मीर गए, तो एनआरआईज में भी एक एस्पिरेशन थी, लोग जाना चाहते थे विदेश। तो ऐसा ही सिनेमा यश चोपड़ा ने दिखाया, तो उसमें गलत क्या है? नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सिनेमा समाज का प्रतिबिंब है। जो आपके सोशल इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं वो रिफ्लेक्ट होता है। सिनेमा डज नॉट कंट्रोल द लार्जर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। वो तो 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ है, उससे एक मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास आता है। उस मिडिल क्लास को एड्रेस करने के जो है, हमने मल्टीप्लेक्सेस बनाया, और वो मल्टीप्लेक्स बनाने के बाद हमने उस तरह की सिनेमा आने शुरू हो गए। मैं ये कहता हूँ कि किस तरह से इकोनॉमिक चेंजेस द कंटेंट ऑफ सिनेमा, मैं ये कह रहा हूँ। और वो करण जौहर की जो सिनेमा की हम बात करते हैं, ये कुछ होता है कि हम बात करते हैं, और वो एक खास तरह के सिनेमा का परिचायक है। और राहुल जो सिनेमा बनाया है, ये एक तरह से ही इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, ही इज मेकिंग अ सिनेमा। ये सी इट इज साहेब बीबी गैंगस्टर इज नॉट कंफर्टेबल सिनेमा डेफिनेटली, बट इट इज अ सिनेमा जो हमारे जो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को एक झटका देता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट सिनेमा। तिग्मांशु धुलिया की जैसे फिल्म है, देखिए हासिल जो थी ना, हासिल जब आई थी उसमें मल्टीप्लेक्स बना नहीं था, तो हासिल चली नहीं थी, शहर चला नहीं था। ये समय के पहले की पिक्चर्स हैं, पर आज भी ये फिल्मों को लोग याद रखते हैं और ये देखते हैं, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट मूवीज। तो इस तरह की जो फिल्में, मतलब मैं यही कह रहा हूँ जनरली कि किस तरह से सिनेमा जो है, इट गेट्स, उससे कंटेंट जो है गेट्स अफेक्टेड बाय द लार्जर सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्लाइमेट। इससे कितना एग्री करते हैं आप? क्योंकि इसने एक 2010 ऑनवर्ड्स जिस तरह का सिनेमा आया है, या 2000 ऑनवर्ड्स जिस तरह का सिनेमा आया है, जिसने कि थोड़ा एक शॉक वैल्यू दिया है, ये कितना रेलेवेंट है, कितना इन सिंक विद द इंडियन ईथॉस जो बिल्कुल रेलेवेंट है। जैसे अभिजीत ने कहा कि जैसे लिटरेचर है, लिटरेचर इज मिरर ऑफ सोसाइटी, सिनेमा भी लिटरेचर है, रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी को। जब आप देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, वैसे वैसे सिनेमा बदलता रहा, जैसे कलर आया, उसके अलावा जो तब्दीलियाँ आती रहीं देश में, वो कहीं ना कहीं सिनेमा में दिखाई देने लगी, और हॉलीवुड का इन्फ्लुएंस भी दिखाई दिया। हमने आज़ादी पाई थी 47 में, लेकिन एक जो सही मायने में पार्टीशन में फिल्म बनी 72 में, गरम हवा। तो हमें जोग्राफिकली और हिस्टोरिकली भी अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ता है असली मतलब एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी या इतने बड़े इवेंट को देखने के लिए। तो इस तरह से हर चीज़ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगी सोसाइटी से।
और जहाँ तक मल्टीप्लेक्सेस की बात है, जैसे उन्होंने कहा कि एक यंग को सिनेमा जाने के लिए एक अलग किस्म का एंटरटेनमेंट चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो, पहले एक था कि हम सब फिल्में देखेंगे घर में बैठ के, सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ के एक टीवी में फिल्म आ रही देख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे टेस्ट बदलता रहा, यूथ बदलता रहा, और यूथ ने चाहा कि हम अपनी किस्म की फिल्में देखें जिसमें अलग किस्म की कहानी और कहने की ट्रीटमेंट अलग हो। वो मल्टीप्लेक्सेस से दिखाई देने लगा। 2010 कह लीजिए या उस जो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती हैं यंग के टेस्ट को लेके, यूथ जो ओरिएंटेड जो फिल्में हैं जो आज भी बन रही हैं और वो भी बदलती रही हैं। अगर आप OTT में देखें, जिस तरह का जो समाज है, जिस तरह का जो लोग OTT को पसंद कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को, लोग कहते हैं गालियाँ हैं उसमें, तो ऐसा हो रहा है, इसलिए लोग देखते हैं और बनती हैं ऐसी फिल्में या सीरीज़। ये भी एक सवाल है कि लोग जो देखते हैं वो ठीक दिखाना है या उसमें कुछ जाना चाहिए। पर मैं खैर एनीवे समय मैं एक राहुल मित्रा से एक सवाल करूं, लेकिन एक ये भी हम प्लेटफॉर्म ओपन कर सकते हैं कि अगर कुछ लोग सवाल करना चाहें जो बैठे हैं हमारे पैनल से, तो कर सकते हैं और वो अच्छा होगा। खासकर इकबाल रिजवी हैं, माइक अगर देते हैं तो एक छोटा सा सेशन हम दर्शकों के साथ भी हम कर सकते हैं ये। लेकिन मेरा सवाल ये था राहुल कि पत्रकार होकर बनना हेल्प किया या बर्डन हुआ? मतलब खासकर जो आपने एक बड़ी बात कही कि जब एनआरआईज फिल्में बन रही थी और उस थीम से आप कनेक्ट नहीं कर रहे थे, तो यू बेटर डिसाइडेड टू बी अवे फ्रॉम दैट। हेल्प किया या वो नुकसान करा? देखिए, मेरा ये मानना है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ फिल्म मेकर्स, वन दोज हु आर प्रोडक्ट ऑफ सिनेमा एंड द अदर हु आर प्रोडक्ट ऑफ लाइफ। आई एम अ फिल्म मेकर प्रोडक्ट ऑफ लाइफ। तो मेरे लिए क्या है, जैसे मैंने पहले बताया, वो चंडीगढ़ में से लेकर और एवरीथिंग वाज बेटर, मतलब हर चीज़ ने मुझे फ़ायदा ही दिया। तो पत्रकारिता ने भी फ़ायदा दिया, जो उसके पहले कॉलेज और जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, मैंने जर्नलिज्म छोड़ा, जो चैलेंजेस हैं, नथिंग गेट्स वेस्टेड इन द जंगल। और आई थिंक जर्नलिज्म से ये फ़ायदा होता है कि थोड़ी रिसर्च की आदत होती है, जो कि बैकबोन है कोई भी सेंसिबल कंटेंट अगर आपने करना है। मेरा जो भी बॉडी ऑफ वर्क रहा है, मैं बड़े खुशी और फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि मेरी कोई फिल्म चली, कोई बहुत चली, कोई कम चली, लेकिन हर फिल्म रिलीज़ हुई। आज कोई नेटफ्लिक्स पे है, कोई हर प्लेटफॉर्म पे है, तो मेरी फिल्म को एक रिस्पेक्टेबल रिलीज़ मिली। और कहीं ना कहीं मैंने कोशिश करी कि मैं जो कंटेंट चूज़ करूं उसको थोड़ा देख दाख के समझ के करूं, तो उसके लिए आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फिल्म मेकर्स के ऊपर। और उसके लिए उस दौर को समझना ज़रूरी है, जिसके लिए जैसे आज बात हो रही है इंसाइक्लोपीडिया या जो भी हम उस दौर में क्या चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी है। और जितनी रिसर्च और होगी, क्योंकि हिंदी सिनेमा को रिस्पेक्टेबिलिटी मिलने में भी काफ़ी समय लगा। अरे फिल्म बना रहे हो, पहले तो ऐसे होता था, अभी तो अच्छे मतलब बहुत ऐसे माना जाता है कि मतलब आपका सत्कार होता है अगर आप फिल्म मेकर हैं। तो बीन वेरी लकी एंड ब्लेस्ड डूइंग द काइंड ऑफ वर्क। और मैं यहाँ एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। जैसे आपने शुरू में सबके साथ शेयर किया कि मैं अब कुछ एक्टिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि फिल्म मेकर दोस्त कहते हैं इम्तियाज़ अली की अगली फिल्म चमकीला, जो नेटफ्लिक्स की शायद इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है, उसमें मैं सिख कॉप का रोल प्ले कर रहा हूँ। क्योंकि इम्तियाज़ का फ़ोन आया, सर मुझे एक ही सीन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, तो मुझे क्या वो आप करोगे? अरे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन विद दिलजीत, मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पास 1-1.5 महीने का समय था। अब चूंकि मैं कैमरा के पीछे रह चुका हूँ और चूंकि मैं पत्रकार था, और इसलिए भी क्योंकि उस समय जबकि वो फिल्म इम्तियाज़ की है चमकीला, 80s की, लेट 80s, जब चमकीला वॉज अ सिंगर जो टेररिस्ट ने असैसिनेट कर दिया था, उसके ऊपर फिल्म आ रही है बहुत बड़ी, दिलजीत A.R. रहमान का म्यूज़िक है, तो उसमें मेरा कैमियो है और बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग रोल है। तो उसके लिए चूंकि सिख कॉप का रोल है, तो मुझे सेट पे जाके समझ में आया कि इम्तियाज़ ने मुझे क्यों चूज़ किया। एक तो फिजिकलिटी जो उसको चाहिए थी वो यही थी, और जब आप देखेंगे मुझे शायद पहचान ही नहीं पाएंगे, सिख, मैंने बाल उगाए हुए हैं, 1-1.5 महीने की दाढ़ी और पगड़ी, लेकिन इसलिए मुझे लगता है इसलिए चूज़ किया क्योंकि उस दौर मैं भी पंजाब में था और मैं भी टेररिज्म से गुजर रहा था उस दौर से
क्योंकि मेरे पिताजी उस समय डायरेक्टर इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन पंजाब थे और हम सब लोग हिट लिस्ट पे थे। मैं स्कूल जाता था तो वो जो खौफ है, वो जो पीरियड है कि स्कूल कैसे जाना है, साथ में 15 पुलिस वाले जा रहे हैं, रात को फ़ोन आ रहा है, ओए महेंद्रपाल मित्रा नू चक लांगे, यू नो ऑल आई हैव मैंने वो आवाज़ें सुनी है, मैंने वो धमकियाँ सुनी है, मैंने अपनी माँ को रोते देखा है, मेरे फादर जा रहे हैं पता ही नहीं, क्योंकि तब फोन्स तो होते नहीं थे। उस चीज़ की वजह से मुझे इम्तियाज़ ने कास्ट किया है, क्योंकि वो जानता है कि मैं वो जो कॉप प्ले कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो कॉप की भी क्या जर्नी रहेगी मैं वो समझ सकता हूँ। और ये जब मैंने इम्तियाज़ को क्वेश्चन किया और मैंने जब उसको बोला बैठा के नहीं मुझे बता पहले, यानी सेड यस सर, मैंने इसलिए कास्ट किया। इम्तियाज़ भी तो पत्रकार नहीं रह गई। उन्होंने आपका बैकग्राउंड चेक करा हो। उन्होंने बैकग्राउंड चेक किया और शायद उन्होंने कहा ये लेकर आएगा, पीछे से कुछ मेमोरीज लेकर आएगा, तो ही इज़ अ परफेक्ट फादर। ओके, कुछ लोग, हाँ। मुझे 60 का दशक और अभी का जो ईरा है वो मुझे बेस्ट लगता है फिल्मों के नज़रिए से। ये बात कही जाती है बार बार कि सिनेमा जो है वो समाज का आईना होता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि समाज का असर सिनेमा का असर समाज पर ज़्यादा पड़ता है। अगर सिनेमा समाज का आईना है तो भी, और अगर सिनेमा का असर समाज पर पड़ता है तो भी, क्या हमें सिनेमा बनाते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्योंकि आजकल के सिनेमा को लेकर कहा जाता है कि ये कैरेक्टर की डिमांड है या फिर ये थीम की या स्टोरी लाइन की डिमांड है, जो उसमें गालियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म हो या आजकल का सिनेमा हो उसमें समाहित किया जाता है। अगर सिनेमा का असर समाज पर पड़ता है तो भी, और अगर समाज का आईना है सिनेमा तो भी, तो इन चीज़ों से बचकर सिनेमा बनाना कितना ज़रूरी है? तो अगर ये सोच के चलें कि लोगों को क्या पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, या ऑब्जेक्शन होगा, या इससे क्या बुरा असर पड़ेगा। अगर आपको याद होगा 80 के दशक की एक बहुत मशहूर अभिनेत्री थी उर्मिला भट्ट, तो उन्होंने एक मेरे ख्याल से रामसे की फिल्म की थी जिसमें उनका मर्डर होता है। अनफॉर्चुनेटली उसी तरह से उनका रियल लाइफ में भी मर्डर हुआ था, क्योंकि जब चोर जो मर्डरर पकड़ा गया था उसने कहा था कि मैंने इनको देखा था एक फिल्म में मरते हुए, मैं उसी तरह से मारना चाहता। ऐसे इक्के दुक्के इंसिडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फिल्मकार को या कोई भी निर्देशक हो या निर्माता हो, उनको ये ज़रूरी है कि जो उसको कहना चाहते हैं वो कहें। दूसरी बात, आजकल इन्फॉर्मेशन सबको अवेलेबल है, आपको पता है कि इस फिल्म में मर्डर है या कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ है जो आप नहीं देखना चाहते हैं, तो आप मत देखिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है देखने के लिए ना, कि आपका आप बुरा असर पड़ेगा, आप नहीं देखेंगे इसको। नहीं तो फिर तो ये जिम्मेदारी से बचना हो गया राहुल। हाँ हाँ, समाज के प्रति अब हमारी जो जिम्मेदारी है एक नागरिक के नाते, उससे बचना हो गया। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने फिल्में बनाना क्यों शुरू किया। मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं अपनी कहानी बताना चाहता था। मैंने समाज को एजुकेट करने का ठेका थोड़ी ना उठाया हुआ है। मैं एक जर्नलिस्ट से अपनी जर्नी करके अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी लगा के, आज ठीक है ऊपर वाले का आशीर्वाद से मैं एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर हूँ, लेकिन अगर मैंने एजुकेट ही करना है तो फिर एकेडमी में जाता है। मैं हिंदू कॉलेज पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हूँ, JNU का मास्टर्स इंटरनेशनल। मैं सिर्फ केवल एंटरटेन करने आया हूँ, और जो एक असली फिल्म मेकर है, मैं बाकियों का तो नहीं बता सकता, मैं अपना बता सकता हूँ। आई एम हेयर टू एंटरटेन, और जो भी कंटेंट हो एंटरटेन। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप मेरी कोई फिल्म उठा लें, आपको उसमें अननेसेसरी गाली गलौज मिलेगा नहीं। आपको कोई मैं कस वर्ड्स मैं जरूरत नहीं करता। मेरी स्टेटमेंट आई थी जब साई बीवी गैंगस्टर आया था, आई डोंट नीड सेक्स टू सेल अ फिल्म, आई नीड कंटेंट। और ये मेरे स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हुई थी उस वक्त। आई वॉज द क्विकेस्ट सीक्वल टू गो ऑन द फ्लोर जब मैंने इरफान खान को साइन किया एज द गैंगस्टर, साई बीवी गैंगस्टर रिटर्न्स। वो पिक्चर सेट हो रही थी, मैंने सैफ अली खान को साइन किया। सैफ अली खान और करीना का हनीमून मेरे सेट के ऊपर था। तो मेरे इतने लोगों के साथ काम करके मैंने वही कहानियां बताने की कोशिश करी जो मैं बताना चाहता था। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए, लेकिन ये बोल के कि भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं, आप लोग सब बहुत कैरेक्टर की डिमांड है, वो जब तक वर्ल्ड क्रिएट नहीं करेंगे उसमें लोग कैसे आएंगे। समय चूंकि बिल्कुल नहीं है, एक सवाल क्विक। मेरा नाम अखिलेश पाठक है, मैं भूतपूर्व पत्रकार और अभी भारत सरकार का एक संस्थान है वहाँ पे जनसंपर्क अधिकारी हूँ। तो पहला सवाल तो सर राहुल मित्रा जी आपसे है। ये सवाल एक इस तरह से कि
किसी माँ से पूछना कि उसको अपने बच्चों में से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है, तो जो आपकी जो 3 फिल्में हैं, साहिब, बीवी और गैंगस्टर, तो उसके जो 3 गैंगस्टर किरदार हैं, रणदीप हुड्डा, इरफान खान और संजय दत्त, इन तीनों क्रमशः में इनके कलर्स में क्या फ़र्क आपके हिसाब से है, उनके क्या शेड्स में डिफरेंस है, ये आप अगर थोड़ा अपने शब्दों में बताएं तो ये। और दूसरा सवाल सभी से है कि जो इस बात चल रही थी कि जिम्मेदारी को लेके, कि फिल्मों के और है ना समाज को लेके जिम्मेदारी की, मतलब मेरा मानना है कि वाकई में बचा भी जा सकता है इन चीज़ों से। जैसे एक उदाहरण की तिग्मांशु धूलिया की फिल्म पान सिंह तोमर है, जो चंबल और बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर है, लेकिन उसमें एक भी गाली नहीं है। वहीं गैंग्स ऑफ वसेपुर है, उसमें लगता है कि ज़बरदस्ती गालियाँ ठूसी गई हैं। तो इस तरह से इस पे भी आपके क्या विचार है? आप में से इसका कोई भी जवाब देना चाहे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सही सवाल है। देखिए, तीनों गैंगस्टर्स हैं, मेरे लिए तीनों ही गैंगस्टर्स बहुत ख़ास हैं। और इरफान तो आज हमारे बीच नहीं है, बट मेरे बहुत ही करीबी मित्र थे, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। उनके साथ बहुत समय मैंने बिताया। इरफान ने जो नुआंसेस वो लेके आया कैरेक्टराइजेशन में, इन तीनों पार्ट्स में से बाय द वे सेकंड पार्ट मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी रही है। सबसे ज़्यादा चलने वाली इन तीनों में से पार्ट 2 थी। हालांकि पार्ट 3 के मेरे इंटरनेट राइट्स सबसे ज़्यादा बिके, और लेकिन पहली फिल्म सबसे ज़्यादा ब्रेकआउट फिल्म थी। हमारे लैंग्वेज में ब्रेकआउट फिल्म बोलते हैं, जिसके ऊपर किसी को कोई उम्मीद ना हो कि ये क्या आ गया, कोई देखने भी नहीं जाएगा, और वो फिल्म बढ़ती जाए। तो तीनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय दत्त मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, उनके साथ मैं बहुत काम कर रहा हूँ, आगे भी कर रहा हूँ। रणदीप हुड्डा भी मेरा बहुत ख़ास मित्र है, परसों हम लोग साथ में ही हैं, वो मुझे वीर सावरकर फिल्म दिखा रहे हैं। तो सारे मेरे करीबी मित्र हैं, और हर ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा, तीनों फिल्में मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और जहाँ तक कस वर्ड्स की बात करी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अननेसेसरी सेक्स दिखाना या वर्ड्स दिखाना डिपेंड करता है डायलॉग में, नैरेटिव में, प्लॉट में, थीम में। एक मेरे लिए क्या है, हमेशा किरदार की जर्नी इंपॉर्टेंट रही है। अगर आप उस किरदार की जर्नी को कर दो तो उसको बस आपको एक्सप्लेन करना है, उसके लिए गाली गलौज की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ तक गाली का सवाल है, बहुत सभ्य लोग भी कभी कभी गाली दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि गैंगस्टर है तो वही गाली देगा। और आप अंग्रेज़ी फिल्में देखें, आप इवन हमारे समाज में देखें, ऐसी बात नहीं है। आज एनसाइक्लोपीडिया की किताब पाकर बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मैं एक सिनेमा प्रेमी हूँ। मैं दिल्ली अक्षरधाम के सामने रहता हूँ। मेरा नाम अनूप मित्र सोनी है, और मैंने 16,000 फिल्में देखी हैं। राम जी ने बताया था कि मैंने पहली फिल्म रंगीन सरहंदरी बनाई, लेकिन उस समय सही रख रखाव होने के ना कारण उसका प्रिंट आपस में चिपक गया और उसके डब्बे दूसरे प्रिंट में चले गए। ऐसा ही कई फिल्में खो गई, जैसे दिलीप कुमार की जवार बाटा, और देव आनंद और सोया के अवसर, गुरुदत्त की सैलाब, जी। मैं शादी करना चला, और इसके अलावा मनोज कुमार के देखा प्यार तुम्हारा और कहीं और चल, ये सारी फिल्में सही रखरखाव ना होने के कारण खो गई हैं। आज 2 एनसाइक्लोपीडिया मिले, एक ये किताब, एक ये सर। बहुत बहुत तालियां हो गए।